पूरे लोकसभा में 18 विधेयक हुए पारित। सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए उठा रही है कई प्रभावी कदम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा, वैकल्पिक ईंधन पर दिया जा रहा है जोर। दिल्ली मुंबई के बीच 1300 किलोमीटर लंबे ई हाईवे बनाने पर हो रहा विचार। परिचालन लागत में आएगी 70% की कमी। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुक्रवार और शनिवार को बांग्लादेश का दौरा। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर हो रहा है दौरा। इसी साल मन रही है शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी। दोनों देशों में होंगे कई समझौते। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना के मामलों में वृद्धि। कोरोना वायरस के करीब 81% मामले इन 6 राज्यों से। उधर टीकाकरण अभियान देश में पूरी रफ्तार से जारी। अब तक 5 करोड़ 31 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। 24 घंटे में 23 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया टीका। टोक्यो ओलंपिक की टॉर्च रिले शुरू। 121 दिन में जापान के 47 शहरों से गुजरेगी। 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज प्रचार अभियान शाम को समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 27 मार्च को 47 सीटों पर मतदान होगा। 81 लाख मतदाता 269 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने का अंतिम प्रयास जोर शोर से कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी शनिवार को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों के लिए 191 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होना है। असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा और इस दिन असम की 39 और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा, जिसमें असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। वहीं इन 5 चुनावी राज्यों में प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा के नेता अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली की। अमित शाह ने अपने संबोधन में राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कम्युनिस्ट हो, चाहे दिल्ली हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये लोग रोजगारी नहीं दे सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि रोजगारी अगर यहाँ के युवा को चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए। आज सबके प्रत्याशी को आपका आशीर्वाद दीजिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के सागर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल कभी भारत का समृद्ध और औद्योगिक राज्य माना जाता था, लेकिन पहले कांग्रेस और फिर वाम दलों और आज टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को नष्ट करके यहाँ नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है। आज बंगाल में उद्योग नहीं, टीएमसी के भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। आज बंगाल में उद्योग नहीं, लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। टीएमसी के गुंडे किस तरीके से यहां पर अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर तब टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम में एनडीए गठबंधन को व्यापक पैमाने पर मिले समर्थन को देखा जा सकता है। उन्होंने इसके लिए असम की जनता का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एनडीए के प्रयासों के कारण जनता का ये समर्थन मिल रहा है।
भाजपा की एनडीए की डबल इंजन की सरकार मूल सुविधाओं से लेकर विकास की आकांक्षाओं तक असम को आगे बढ़ाने में जुटी है। आपने कांग्रेस की 15 साल की करप्ट सरकार भी देखी है और डबल इंजन की 5 साल की आपकी सेवा में समर्पित सरकार भी देखी है। कांग्रेस के लंबे कालखंड में जिन नाम घरों को अवैध कब्जाधारियों के हवाले किया गया था, उनको आज मुक्त किया गया है। असम की शान काजीरंगा को भी कांग्रेस के पाले पोसे कब्जाधारियों से मुक्त किया गया है। असम में हमने पूरी संवेदनशीलता और विश्वास के साथ ऐतिहासिक बोडो समझौते को करके असम में स्थायी शांति का मार्ग मजबूत किया है। कांग्रेस का हाथ आज एक ऐसे लोगों के साथ है जिसका आधार है असम की पहचान को तबाह करना। आज जब असम को हिंसा, आतंक, घुसपैठ, अराजकता और अवैध कब्जों से मुक्ति मिल रही है, आज जब असम में विकास के सेतु बन रहे हैं, आज जब असम में विश्वास के सेतु मजबूत हो रहे हैं, आप जब असम में अध्यात्म और आस्था के सेतु हमें नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तब असम को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो दल घुसपैठ पर ही फला फूला हो, आज उसके वोट बैंक पर कांग्रेस असम की सत्ता हथियाना चाहती है। एनडीए की सरकार ने सिर्फ 5 साल में टी वर्कर्स की मजदूरी को बढ़ाकर 2 गुने तक पहुंचाया है। केंद्र सरकार ने बजट में भी 1000 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ चाय बागान में काम करने वाले परिवारों के लिए की है। भाइयों और बहनों, बीते 5 साल हमने असम के विकास की नींव मजबूत की। अब असम को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए हम काम करने वाले हैं। भाजपा की वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव पर कहा है कि कल हमने कांथी में जो देखा वह पश्चिम बंगाल में जनता की मनोदशा का प्रतिबिंब था। जनता भाजपा चाहती है। टीएमसी की अपराधीकरण की राजनीति से अब जनता थक चुकी है। पश्चिम बंगाल में विकास के दम पर भाजपा लोगों के मन में अपनी जगह बना रही है। नमस्कार। शक्तिपीठ देवी बरगा भीमा माता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। क्रांति की धरती मेदिनीपुर, जहां शायद ही कोई गांव हो जहां से स्वतंत्रता सेनानी न निकला हो, इस धरती को मैं आदरपूर्वक वंदन करता हूं। पूरा देश आजादी के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 साल के उत्सव में पश्चिम बंगाल का विशेष महत्व है। यहां के युवाओं के सामने आने वाले 25 साल के पश्चिम बंगाल के निर्माण का दायित्व है और इसलिए আসল परिवर्तन आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। सोनार बांग्ला का शंखनाद होता हुआ हर कोई यहां सुन रहा है।
बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जाচ্ছে আসল परिवर्तन अच्छे। दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बार बार बहाने बना रही हैं। दीदी उन बहनों, उन परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। दीदी, यहाँ का बच्चा बच्चा ये आपका खेला समझ गया है और इसलिए 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लोकेरा अपना के दौरजा देखाबे, लोकेरा अपना के दौरजा देखाबे। बीजेपी का संकल्प बंगाल के गरीब से गरीब तक, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने का संकल्प है। बीजेपी हर स्कीम को स्कैम से मुक्त करेगी, कट मशीन पर रोक लगाएगी, कट कमीशन पर भी रोक लगाएगी। जिस बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है, उस बंगाल में ममता दीदी बहिरा गोतो की बात कर रही है। बहरी गोतो दीदी, ओ दीदी, এখানে কোনো ভারতবাসী বহিরাগত নয়, সব ভারত মাতার সন্তান। दीदी, ओ दीदी, आपने खेला खेलें, आपने खेला खेलें, আমরা সেবা করব, আমরা সেবা করব। খেলা নয়, সেবা হবে সেবা। বিজেপির একটাই মন্ত্র, বিজেপির একটাই মন্ত্র, গরিবের রোজগার, গরিবের বাড়ি, गरीबेर सम्मान। हिंसा और अत्याचार के अंधकार से दीदी की सरकार ने अंधकार दिया। डबल इंजन की भाजपा सरकार सोनार बांग्ला देगी और इसलिए इस बार जोर से छाप, कमल छाप। और बात है संसद की। संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जमकर कामकाज हुआ। सत्र के दौरान सदन में 18 बिल पारित हुए। लोकसभा में लोकहित से जुड़े 583 मामलों को उठाया गया। सत्र के दौरान कुल 3591 पेपर सदन के पटल पर रखे गए। इस सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 114% रही।
Total 20 bills we have introduced, 17 in Lok Sabha, 3 in Rajya Sabha. 18 bills are passed from Rajya Sabha and 19 bills from Rajya Sabha. Put together 18 bills from both the houses have been passed, barring few hours. That the total function of the house, both the houses, were quite good. There was discussion, there was debate, and this is the spirit of democracy. I thank the even both ruling as well as opposition bench also. और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अगर मौजूदा सत्र जो आज सैनिटाई हो गया, इस अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, इसमें महत्वपूर्ण हम बिलों के लिहाज से बात करें तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जो पारित होकर एक तरीके से कानून बनने जा रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें तो 18 विधेयक जो पारित हुए हैं संसद के दोनों सदनों से, चाहे राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की, तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहा है जो संसद के बजट सत्र का ये जो दोनों चरण रहा है। और उस लिहाज से देखें तो महत्वपूर्ण विधेयकों में कई ऐसे अहम विधेयक शामिल हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण रहा है। माइंस बिल एक जो पारित हुआ संसद के दोनों सदनों में, जिससे एक तरह से देखें माइंस में सेक्टर में बड़े सुधार के रास्ता खुला है, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और साथ ही साथ जो हम इंपोर्ट करते हैं बड़ी मात्रा में उसमें कमी आएगी भविष्य में। चूँकि होता यह था कि कई कैप्टिव माइंस एक तरह से देखें तो उन पर नीलामी के लिए आगे नहीं राज्य सरकारें बढ़ती थी, तो ऐसे में वहाँ से खनन नहीं हो पाता था। तो अब जब ये विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है, निश्चित तौर पर माइंस सेक्टर में एक बड़ा आर्थिक सुधार देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। इसके साथ ही साथ दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकारों में विस्तार से संबंधित जो विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो गया है। हम जानते हैं कि कल राज्यसभा में इस विधेयक को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से कहें विधेयक है जिसमें उपराज्यपाल के जो अधिकारों को जो विस्तार देने से जुड़ा है और जो एक एम्बिग्यूटी रह गई थी पिछले नियम के तहत जब ये नियम बनाया गया था, उसको दूर किया गया है इस विधेयक के जरिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसके साथ ही साथ देखें तो स्वास्थ्य कर्मियों के कामकाज से जुड़ा, उनको सम्मान देने से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जो पिछले कई सालों से एक तरह से प्रयास हो रहा था कि इस तरह का एक विधेयक संसद में पारित हो, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी खासतौर पर जो पैरामेडिकल्स हैं वो जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जानते हैं कि कोरोना के दौरान एक महत्वपूर्ण उनका रोल रहा है, तो उनके काम को सम्मान देने के लिए, उसके नियमन के लिए दरअसल ये विधेयक लाया गया है। संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित किया है और इससे रोजगार के अवसर स्वास्थ्य क्षेत्र उससे जुड़े क्षेत्र में बढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ काम करते हैं इस सेक्टर में उनको भी बहुत फायदा होने वाला है। जी और शैलेंद्र, अगर उत्पादकता के लिहाज से देखा जाए तो ये सदन भी काफी अपने आप में एक बेहतर साबित हुआ बीते कुछ सत्रों की तरह ही। किस तरीके से देखते हैं दोनों अगर सदनों के लिहाज से बात की जाए तो? देखिए, हम जानते हैं कि जब दूसरे चरण की शुरुआत हुई तो एक टकराव देखने को मिला था संसद के दोनों सदनों में, खासतौर पर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न विषयों पर किस नियम के तहत चर्चा हो, इसको लेकर टकराव हुआ और साथ ही साथ स्थगन प्रस्ताव की मांग को लेकर कई बार स्थगन भी देखने को मिला जब संसद नहीं चलने दी विपक्षी दलों के सांसदों ने। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक सहयोग देखने को मिला और एक सहमति बनी। देर रात तक लोकसभा खासतौर पर बैठी और उसकी भरपाई की गई और उससे भी आगे जाकर 114% कामकाज लोकसभा में हुआ। तो यानी जो टकराव के वजह से जो समय बर्बाद गया था, न केवल सांसदों ने उसकी भरपाई की बल्कि उससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर कामकाज किया और सांसदों को अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का मौका भी खास तौर पर दिया गया शून्यकाल में, जब कई बार विधायी कामकाज खत्म होने के बाद देर तक संसद लोकसभा बैठी। तो निश्चित तौर पर आज धन्यवाद भी दिया संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी दलों का, कहा कि उनके सहयोग के वजह से इस तरह कामकाज जमकर संसद के दोनों सदनों में देखने को मिला है। और राज्यसभा में भी हमने देखा कि भले ही जो दूसरा चरण है वो अब जानते हैं कि 8 अप्रैल तक प्रस्तावित था, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में तमाम दलों के सांसदों ने ये अपील की थी कि जल्दी इस सत्र को खत्म कर दिया जाए और सभी आपस सहमत होते हुए
संसद का सत्र पहले खत्म किया गया, लेकिन कामकाज के लिहाज से देखें तो एक विधेयक ज़्यादा 19 विधेयक राज्यसभा से पारित हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ भी जमकर कामकाज हुआ। जी शैलेंद्र, हमने देखा कि इस बात की भी जानकारी दी गई कि 3 जो बिल हैं स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए हैं, जबकि 38 ऐसे बिल हैं अगर दोनों सदनों को मिलाकर देखा जाए तो लंबित हैं मौजूदा इस सत्र के बाद भी। इनमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सरकार के विधायी कामकाज के लिहाज से हैं जो अभी एक तरीके से इस सदन में भले इस सत्र में नहीं पास हो पाए हैं? देखिए, इसमें कई अहम विधेयक है जिसकी जानकारी दी गई है। एक डीएनए कानून से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो अब अगले सत्र में आएगा। एक एयरपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़ा विधेयक है, वो भी अब अगले सत्र में आने की उम्मीद है। इसके साथ साथ कई अन्य विधेयक भी हैं, जो कि ये बताया गया कि भले ही विधायी कामकाज खूब हुआ हो, लेकिन 38 ऐसे विधेयक है जो संसद के दोनों सदनों में लंबित है। तो निश्चित तौर पर विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो जब मानसून सत्र होगा तब भी एक बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा सरकार के पास होगा। और ये भी संकेत दिए गए और स्पष्ट तौर पर कहा भी गया है कि एज यूजुअल मानसून सत्र यानी आने वाला सत्र होगा समय पर। ये संकेत भी, और आज जब दोनों सदनों की बैठक जब खत्म हुई उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की जानकारी भी दी कि जो अगला सत्र होगा वो समय पर होगा, चूंकि सरकार के पास एक लंबा चौड़ा विधायी एजेंडा है। जी शैलेंद्र, हम जानते हैं कि राज्यसभा में एक रोटेशनल बेसिस पे कई सदस्यों की सदस्यता खत्म होती रहती है, नए जुड़ते रहते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग होती नहीं लोकसभा की तरीके से। और हमने देखा कि इस बार भी कुछ सदस्यों की जो समय सीमा थी वो पूरी हुई। उस समय हमने देखा प्रधानमंत्री के भाषण जो एक ऐतिहासिक तरीके से रहा और बड़ा भावुक भाषण, खासतौर से गुलाम नबी आज़ाद को याद करते हुए, उनके योगदान को याद करते हुए। आपको लगता है ये तस्वीरें भी इस सत्र के लिहाज से ऐतिहासिक तस्वीरों के तौर पर कैद हो गई हैं? निश्चित तौर पर दरअसल भारत के संसदीय लोकतंत्र की विशेषता ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे से टकराते तो नजर आते हैं संसद के अंदर, लेकिन जब बात होती है एक तरह से आपसी सहयोग के साथ देश के विकास के लिए संसदीय लोकतंत्र में, संसद में कामकाज को आगे बढ़ाने को लेकर, तो अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, उनके नेताओं के बीच बातचीत के दौर के बाद एक सहमति बनती है और सदन चलानों के लेकर सहमति बनती है, जो इस पूरे सत्र में देखने को मिला भी। और निश्चित तौर पर जब पहले चरण जो खत्म हुआ बजट सत्र का, उसमें गुलाम नबी आज़ाद को जब विदाई दी जा रही थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया और गुलाम नबी आज़ाद की आंखों में जो एक तरह से आंसू थे, वो अपने आप में वो जो दृश्य था वो ये बताने के लिए काफ़ी था। और एक न केवल देश में बल्कि दुनिया में एक संदेश गया कि किस तरह से भारत में सत्ता पक्ष के शीर्ष नेता और राज्यसभा के विपक्ष के नेता के आपसी जो एक उनके बीच जो समझ है और तमाम मुद्दों पर जिस तरह से उनके योगदान को खुद प्रधानमंत्री ने याद किया, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत का कितना परिपक्व लोकतंत्र है और जो विपक्ष के राज्यसभा के नेता को या लोकसभा के नेता के योगदान को, देश के लिए जिन्होंने योगदान किया राजनीति में, समाज में, उसको उस वक्त याद करता है जब उनकी विदाई संसद से हो रही होती है। तो निश्चित तौर पर यह संदेश भी जाता है कि भारत में एक जीवंत संसदीय लोकतंत्र और परिपक्व लोकतंत्र है जो लगातार परिपक्व हो रहा है। बिल्कुल, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी इसी मायने में भारत बनता है तब जब किस प्रकार की मूल्यों और मान्यताओं को सभी दल इस प्रकार से मानते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस बातचीत और अपडेट्स के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, तमाम अन्य महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखो मुझे न बताना इससे कैसे है खाना, बस भूख की फिक्र, नो अदर बहाना, ये मेरा चीज है। ब्रेड में लगाऊं या रोटी में खाऊं, मेल्ट करूं, ग्रेट करूं, ऐसे ही दबाऊं, तेरी फू बातें रख तेरे पास, ये मेरा चीज है। जमा इंडिया का नया स्वैग है, क्यूब हो या स्लाइस, टेस्टी डायनामाइट है, स्पेशल भी सबका अपना भी, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा अमूल चीज है। सुनिए, हाँ जी, पंडित जी हैं या चले गए? अरे बिल्कुल हैं, महादेव की कृपा से चिरंजीव हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या काम है? पूजा करवानी है। पंडित जी की? पंडित जी की नहीं तो घर की। हम बड़ी मेहनत के बाद अपना एक घर बनवा रहे हैं। वाह। तो उसे तूफानों से, बारिशों से और वो बुरी नजर से बचाने के लिए। देखिए, इन सारी चीजों के उपाय सिर्फ कुंडली में नहीं मिलेगा आपको, बल्कि वंडर सीमेंट की दुकान में मिलेंगे ही मिलेंगे। वंडर सीमेंट की क्वालिटी और उसके हर बैग की कंसिस्टेंसी किसी और सीमेंट ने है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए।
और छोटे से ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सरकार बढ़ते प्रदूषण को दूर करने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में बताया है कि सरकार वैकल्पिक ईंधनों पर जोर दे रही है जिससे प्रदूषण कम हो सके। उन्होंने कहा है कि वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयरन बैटरी के दाम कम होने से आने वाले 2 सालों में इलेक्ट्रिक वाहन के दाम काफी कम हो जाएंगे। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि एक तरफ पोल्यूशन जिन कारणों से होता है वो कैसे कम करें। जैसे हमारे तरफ से एक पॉजिटिव प्रयास हम लगातार कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के बजाय इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल इस पर काम करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 81% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रही है और 2 साल के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर और डीजल की बस, इसकी कीमत इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक के समान दोनों एक होगी, इतना रेट कम हो जाएगा। वहीं नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कराने पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। डीजल की बसेस अगर वो सीएनजी पर कन्वर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से पोल्यूशन काफी कम हो सकता है। उसके बारे में सरकार सहानुभूति से सोचेगी और वो बस फिर कुछ दिन तक चल सकेगी। वहीं गडकरी ने बताया है कि सरकार दिल्ली मुंबई के बीच 1300 किलोमीटर लंबे ई हाईवे बनाने पर भी काम कर रही है जिससे परिचालन की लागत में 70% की कमी आएगी। दिल्ली से मुंबई ये 1300 किलोमीटर हाईवे को हम ई हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके ऊपर जो ट्रक और बसेस होगी वो 120 किलोमीटर के स्पीड से इलेक्ट्रिक पर चलेगी और रेलवे का जैसा इलेक्ट्रिक के ऊपर जो सिस्टम होती है वही होगी। सीमेंस कंपनी ने इसकी टेक्नोलॉजी करके जर्मनी में रोड बनाया। कल उन्होंने मुझे पूरा प्रेजेंटेशन दिया, बातचीत हुई और इसमें उस प्रकार के ट्रक और बसेस करने से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 70% कम हो जाएगी। वहीं भारत और बांग्लादेश के संबंधों को नए आयाम मिलेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। कई मायनों में ऐतिहासिक यात्रा होगी ये। आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास रहेगा प्रधानमंत्री के इस दौरे में। 26 मार्च को ढाका भारत और बांग्लादेश की दोस्ती कुछ ऐसे रंगों से सराबोर होगा। दोस्ती का ये रंग और गाढ़ा और पक्का होगा तो साथ ही संबंधों में नई ऊर्जा और नई रफ्तार भी दिखेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के एक और स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा कोविड महामारी के संकट के बाद किसी विदेशी राष्ट्र का पहला दौरा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री 26 मार्च को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। Bangladesh is celebrating the 50th anniversary of its liberation war. India had lent its full support to this noble cause in which Indian soldiers also sacrificed their lives. Both countries are commemorating 50 years of the establishment of diplomatic ties this year. India, as you are aware, was one of the first countries to recognize Bangladesh in 1971, and 6th of December 1971 to be precise. This is also the year of commemoration of the 100th birth anniversary of Sheikh Mujibur Rahman, the father of the Bangladesh nation, being celebrated throughout Bangladesh as Mujib Borsho. पीएम मोदी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन के साथ मुलाकात भी शामिल है। प्रधानमंत्री के दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मुताबिक जिन क्षेत्रों में हस्ताक्षर होंगे उनमें व्यापार, सांस्कृतिक सहयोग, स्वास्थ्य, रेलवे और नए क्षेत्रों में सहयोग अहम है। दोनों देशों में हाल के दौर में संबंध काफी बेहतरीन रहे हैं और विदेश सचिव ने इसे संबंधों का स्वर्ण युग करार दिया। Our relationship with Bangladesh has attained historic heights in strong political and people-to-people ties. This has facilitated a partnership marked by conversations and discussions in candor, friendship and comfort. Under the leadership of Prime Minister Modi and Prime Minister Sheikh Hasina, our two countries have made remarkable progress in all areas, fully justifying this era being referred to as a Shonali Adhyay
or a golden era in our relationship. Prime Minister Modi is looking forward to his visit and interacting with the leadership of and people of Bangladesh. इससे पहले अक्टूबर 2019 में शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थीं और तब दोनों देशों के बीच कई समझौतों के साथ ही 3 परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी, जिसमें गैस परियोजना अहम है। पीएम का ये दौरा भारत की बांग्लादेश से जुड़ी प्राथमिकता को भी दिखाता है। ये दौरा 3 युगांतरकारी घटनाओं मुजीब बुरशो यानी शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध के 50 वर्ष के स्मरणोत्सव से भी सीधा संबंध रखता है। ढाका से अश्विनी और दिल्ली से चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और वहीं बांग्लादेश में ओराकंडी मतुआ संप्रदाय की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। बांग्लादेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु हरिचांद ठाकुर के मंदिर भी जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। ओराकंडी में प्रधानमंत्री मतुआ संप्रदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये मंदिर है मतुआ संप्रदाय की सर्वश्रेष्ठ आस्था का, क्योंकि गुरु हरिचांद ठाकुर ने यहीं से इस संप्रदाय की शुरुआत की। इसे ठाकुरबाड़ी के नाम से जानते हैं और जहां जहां मतुआ के लोग पहुंचे, मतुआ संप्रदाय को जानने वाले पहुंचे, गुरु हरिचांद ठाकुर का उपदेश भी लोगों तक पहुंचा। हम इस मंदिर में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। हम गुरु हरिचांद ठाकुर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस मंदिर का महत्व क्या है। रात्रि बेला गाछ तलाय आसे सबार मतो बसे। हरिचांद ठाकुर रात के समय पेड़ के नीचे यहाँ आए, जहाँ उन्होंने गुरुचंद ठाकुर और उनके छोटे बेटे को अलौकिक तरीके से दिखाया कि यहाँ मंदिर है जिसमें भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित की गई है और भक्त भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाद में हरिचांद ठाकुर के इसी वर्णन के अनुसार वहाँ मंदिर की स्थापना की गई। हरिचांद ठाकुर भगवान विष्णु, भगवान राम और कृष्ण के अवतार हैं। हरिचांद ठाकुर हरिनाम का प्रचार करने आए थे। हरिनाम के प्रचार का उद्देश्य मानवता के बीच सद्भावना का भाव पैदा करना था। जैसा कि सभी धर्मों का संदेश है, सभी संप्रदायों का संदेश है, यही मतुआ संप्रदाय का संदेश है कि सभी का सम्मान करो, शांति रखो, अहिंसा का पालन करो और इससे भी ज्यादा हरि नाम का उच्चारण करते रहो। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान जशोरेश्वरी काली मंदिर भी जाएंगे। यह मंदिर मां की 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भारत और उसके पड़ोसी देशों में मां के कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से 6 बांग्लादेश में हैं। दिस मंदिर इज हेरिटेज इन दिस लोकेलिटी। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द 51 शक्तिपीठs in the subcontinent. About 1,500 years before, Sir Oroni, a king, they built this mandir, the 100 doors. Then Dhenukarna renovated this mandir, and Raja Lakhan Sen of Bengal, he renovated. Then in 16th century, Raja Prathabaditya, one of the Barabhuya, he renovated this temple, and from that time, this Jashashwari Mandir is very much important, and the name Prathabaditya is very much incorporated with this temple. So we are feeling proud about the visit of Honorable Prime Minister of the Great India. We are happy. We think this visit of Honorable Prime Minister of India will further continue peacefully in between Bangladesh government and India. और फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बंगबंधु नाम से एक फिल्म बनाई है। इस फिल्म में अभिनेत्री नुसरत फारिया ने भी काम किया है। नुसरत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से अपनी मुलाकात के अनुभवों को साझा किया। हमारे संवाददाता रमेश रामाचंद्रन के साथ। बांग्लादेश अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है इस साल, और इस अवसर पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लेगेसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बांग्लादेशी अभिनेत्री नुसरत फारिया। नुसरत, शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा कि इस फिल्म में आप शेख हसीना जी की भूमिका अदा कर रही हैं।
मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि सबको ऐसा नसीब में नहीं होता, लेकिन मेरे नसीब में ऐसा आया है। एंड मुझे सिलेक्ट किया गया है शेख हसीना की यंगर वर्जन प्ले करने के लिए, वेयर आई एम प्लेइंग 18 साल से 29 तक। बंगबंधु के ऊपर ये पिक्चर बन रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो फैमिली है, उनका फैमिली के, अगर आप लोगों को पता है कि उनका फैमिली में जो था हसीना एंड रेहाना के सिवा सबको एक ही रात सबको ब्रूटली मार दिया गया है। सो आवर ऑडियंस, आवर पीपल डजंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक्चुअली बड़ी बात है कि इतना क्रूशल मोमेंट तक और इतना तक मैं शेख हसीना जी की रोल प्ले करने का मौका मुझे मिला है। शेख हसीना जी के रोल को, पात्र को निभाने के लिए क्या आपको कुछ अलग कुछ प्रयास करना पड़ा, एक होमवर्क करना पड़ा कि उनके बोलने का ढंग, चलने का ढंग, ये सब कुछ सीखना पड़ा आपको? आई टुक मैम 20 मिनट्स ऑफ टाइम। इट्स लाइक मैम मैं आपका 20 मिनट्स लूंगी और मुझे ये सब सवाल का क्वेश्चंस का एक्चुअली आंसर चाहिए। एंड वो इतनी अच्छी है और शी इज सो डाउन टू अर्थ एंड इतना नाइव है वो मुझे एकदम प्रॉपरली वो 20 मिनट्स उसने मुझे दिया और वो सब कुछ का आंसर किया, जो मैं आपको इतना रिवील बता नहीं सकती, बट इतना बता सकती हूँ कि लास्ट के एंड में उसने मुझे सिर्फ यही बोला कि आपको जो भी करना है आप दिल से करिए, कॉन्फिडेंटली करिए। श्याम बेनेगल जी डायरेक्ट कर रहे हैं ये बायोपिक शेख मुजीब पे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? एज अ डायरेक्टर तो मतलब ही इज द बेस्ट, एवरीबडी नोज इट, बट ऑन सेट हम लोग तो इधर से उधर गए हैं, सो देयर इज अ लैंग्वेज गैप, थोड़ा बहुत हम लोगों का कल्चर भी सब कुछ मिलाकर देयर इज अ थिंग, बट ही मेड ऑल ऑफ अस सो कंफर्टेबल। एंड हम जो काम कर रहे थे तो वो हम लोगों को इतना अच्छे से थोड़ा थोड़ा ऐसे बताते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, और वो स्क्रीन पे इतना मैजिक दिखाता था। यंग बांग्लादेशी जनरेशन, आपके जनरेशन है, वो 1971 वॉर से क्या सीख ले सकती है, क्या सबक ले सकती है? We are very proud of ourselves because in this 50 years our honorable prime minister and the whole country जितना progress किया है, I know a lot of development country haven't done it. After 50 years if you come and visit Bangladesh, you will see a different Bangladesh just because of this young star and because our father of the nation actually showed us this path. तो नुसरत, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आगे बढ़ते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में परमवीर सिंह ने अपने तबादले को चुनौती दी है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग की है। इससे पहले परमवीर सिंह इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि ये मामला गंभीर तो है, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा था। और कश्मीर का मशहूर ट्यूलिप गार्डन आज से खुल गया है। इसे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी कहा जाता है। गार्डन में 64 से अधिक किस्मों के 15 लाख से अधिक फूलों की दीदार किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि उन्हें जब भी मौका मिले वे जम्मू कश्मीर की यात्रा कर गार्डन जरूर घूमे जाएं।